सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6ठा क्लास है। तो आज की टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हिंदी में विशिष्ट चालकता कहते हैं। आज का टॉपिक है विशिष्ट चालकता। आपको 2-3 क्लास पहले हम बताए थे कि विशिष्ट चालकता को एक सिंबल बताइए, पहले भी बताए थे हम। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है कप्पा। क्या चीज बोल बाबू? कप्पा। कप्पा से विशिष्ट चालकता को दर्शाया जाता है। यानी न्यूमेरिकल बनाते समय कहीं पर कप्पा आ जाए तो आपको समझना होगा क्या? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम एक कंसेप्ट पर गौर करते हैं। आइए इस कंसेप्ट पर गौर किया जाए। कंसेप्ट पर किया जाए। कंसेप्ट क्या समझा जाता? कोई वैद्युत अपघट का मतलब, वैद्युत अपघट को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में बहुत सा एग्जाम्पल बताए थे। साधारण नमक हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, फॉर्मिक अम्ल हो, बहुत सा एग्जाम्पल बताए थे। तो कंसेप्ट में क्या? कोई वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को ही हम घोल कह सकते हैं। कोई वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को बर्तन में रखने आइए, ये आपका वैद्युत अपघट पदार्थ है। वैद्युत अपघट पदार्थ में हम ले लिए उदाहरण के रूप में NaCl, मतलब कहिए नमक। इसका मतलब क्या हो गया कि नमक के घोल को, नमक के विलयन को एक बर्तन में रखने पर। आइए बर्तन में रखते हैं। एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में नमक के घोल को डाल देते हैं। क्या है बाबू? इस बर्तन में नमक का घोल, नमक माने वैद्युत अपघट पदार्थ, नमक का घोल ना कहकर नमक का विलयन भी कह सकते हैं। अब आगे बात बताएं, आगे बात पर गौर करते हैं। तो इस बर्तन में रखा हुआ नमक के घोल का अपना कुछ आयतन होगा। चाहे तो 2 लीटर हो या 3 लीटर हो या 4 लीटर हो या 5 लीटर हो, हर हाल में इस घोल का अपना कुछ आयतन होगा। सपोज है, मान लिया इसका आयतन भी लीटर मान लो। बताओ बाबू, कि नमक के संपूर्ण घोल का
आयतन कितना है? V लीटर। अब आगे बात पर विचार कीजिए। इस बर्तन के अंदर इस छोटी सी जगह में, ये जगह देखिए एरिया, ये एरिया, इस एरिया में भी नमक का घोल। तो मान लिया जाए कि इस जगह में रखा हुआ नमक के घोल का आयतन 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर है, 1 लीटर का आयतन। चलिए बात को समझा लेते बड़े से। बर्तन के संपूर्ण घोल का आयतन कितना है? V लीटर। V लीटर। इस छोटे से एरिया में रखा हुआ नमक के घोल का आयतन क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर, एक का मतलब होता है इकाई, इसको हम कह सकते हैं इकाई आयतन, इकाई आयतन। अच्छा अब आइए यह बताओ, समझो बड़े से। इस एरिया में रखा हुआ नमक का घोल का आयतन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हो गया इकाई आयतन। अब आगे चलो। इस बर्तन में संपूर्ण घोल का आयतन कितना है? V लीटर। V लीटर, इसको कह सकते हैं कुछ संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन में कहकर 1 मोल का आयतन कह सकते हैं, 1 मोल का आयतन। चलो क्या कर सकते हैं? 1 लीटर के आयतन न कह करके इकाई आयतन कह सकते हैं। अब आइए V लीटर के आयतन न कह करके संपूर्ण आयतन कह सकते हैं। संपूर्ण आयतन न कह करके 1 मोल का आयतन कह सकते हैं। बढ़िया से समझो। 1 लीटर का आयतन न कह करके इकाई आयतन, संपूर्ण आयतन न कह करके 1 मोल का आयतन। यानी हमको कहने का मतलब ये हुआ कि इस बर्तन में संपूर्ण घोल का आयतन 1 मोल का आयतन कहते हैं। इस छोटी से एरिया में रखा हुआ घोल का आयतन को हम इकाई आयतन कहते हैं। अब आगे बातों पर विचार करें। जब इस बर्तन में रखा हुआ घोल को तनु बनाएंगे, समझा आपने? रखा हुआ घोल को तनु मीन्स होता पतला। तो पतला कब बनेगा? जब इस घोल में हम पानी डालेंगे। समझो बाबू, इस घोल को जब हम तनु बनाएंगे तो इस एरिया में रखा हुआ जो घोल है, जब तनु बनाएंगे, पतला बनाएंगे, इसमें जो नमक का जो अंश है वो इस एरिया से बाहर निकलेगा, इस एरिया से बाहर निकलेगा। फिर समझो, जब पूरा घोल को तनु बनाएंगे, पतला बनाएंगे, तो इस एरिया में जो घोल है यहाँ पर पतला होगा। तो पतला होने के बाद एकरा में जो नमक का अंश है वो घुल करके अंदर से बाहर निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि एकरा में नमक का कण, इस एरिया में नमक का कण घटेगा और संपूर्ण भाग में नमक का कण बढ़ेगा। एक बार आप समझा लेंगे। जब घोल को तनु बनाए उसे पानी डालेंगे, इस एरिया में जो नमक पहले से पतला होगा, जब पतला होगा तो एकरा में जो नमक का अंश है बाहर, अंदर से बाहर निकलेगा। मतलब इस एरिया में नमक का जो अंश है, नमक के कण है, वो घटेगा, लेकिन संपूर्ण भाग में क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यहाँ पर हमारा एक कहना है कि जब वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाता है तो इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन में उपस्थित, यानी 1 मोल के आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या बढ़ता है। एक बार और समझा जाए कि जब वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को
इकाई आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट पदार्थ के आयनों की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन में उपस्थित यानी 1 मोल आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट पदार्थ के आयनों की संख्या बढ़ता है। हमारा कंसेप्ट के माध्यम से एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई वैद्युत अपघट पदार्थ का घोल हो, मतलब नमक का घोल हो, अगर उसको पतला बनाते हैं या तनु बनाते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा कि इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या, कणों की संख्या घटेगा, जबकि संपूर्ण आयतन में उपस्थित यानी 1 मोल आयतन में उपस्थित कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बढ़ता है। एक बार और शॉर्ट में समझे इस कंसेप्ट से हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये परिणाम निकलता है कि यदि वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। आगे बात पर गौर करते हैं। तो क्या कंसेप्ट मिला? यदि वैद्युत अपघट या अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, यदि वैद्युत अपघट पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तब इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन या 1 मोल के आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। देखो बाबू यहाँ पर संख्या आपको छूट गया, सुनिए समझिए बाबू, यही आपका कंसेप्ट है कि यदि वैद्युत अपघट पदार्थ माने इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो उसके इकाई आयतन में मतलब एक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन यानी 1 मोल के आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। यही था कंसेप्ट। अब अपनी टॉपिक पर यानी विशिष्ट चालकता पर हम गौर करते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, यानी जहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा वहां पर चालकता। फर्क इतना है कि जितना चालकता उत्पन्न हुआ उसका उल्टा कर देंगे
प्रतिरोध उत्पन्न होगा। चलिए हम लोग आज विशिष्ट चालकता पर गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, हमें कंसेप्ट से क्या नॉलेज मिला? बार बार बता रहे कि इस कंसेप्ट से हमको यही नॉलेज मिला, यही शिक्षा मिला कि यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो उसके इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है, जबकि संपूर्ण आयतन या एक मोल के आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। अब हम आज के टॉपिक पर गौर करते हैं। हमारे आज का टॉपिक क्या था? विशिष्ट चालकता। अभी हम आपको बताएं कि विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाया जाता है। आइए, पिछले क्लास में हम बताए थे, सुना जाए बढ़िया से। पिछले क्लास में लिखे थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, यही कुछ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले चालक, बताया था कि चालक न कह के वैद्युत अपघट पदार्थ कर सकते हैं। चलिए पिछले क्लास में बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। याद किया जाए पिछले क्लास में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध को क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। पिछले क्लास में बताते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ विलयन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हम आपको कई बार बताएं कि यदि जहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो चालकता। कि प्रतिरोध का उल्टा को हम क्या कहेंगे? चालकता। क्या कहेंगे? चालकता, है ना बाबू? तो इसी चालकता को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। यानी हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। यहाँ पर आपको क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आइए समझा दें। अगर उत्पन्न प्रतिरोध रहेगा तो कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध को हटाकर क्या कर दे? चालकता, तो क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। डिफिनेशन देखा जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन सेम है। अगर उत्पन्न प्रतिरोध कहते हैं तो विशिष्ट चालकता, अगर उत्पन्न चालकता कहते हैं तो विशिष्ट चालकता। यानी विशिष्ट चालकता का अर्थ क्या निकला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। डिफिनेशन याद हो आपको? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब आइए, ये आपका हो गया इस चालकता पर कहिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता समझा जाए बढ़िया से। इस
चालकता को क्या करें? विशिष्ट चालकता। अब आइए विशिष्ट चालकता, वैद्युत अपघट पदार्थ के कितने आयतन? आयतन बताइए। एक माने इकाई, सेंटीमीटर क्यूब, क्यू होता आयतन का, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कहने से आयतन का बोध हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। एक बार आप समझना, उत्पन्न चालकता को हम क्या करें? विशिष्ट चालकता। डिफिनेशन देखिए भाई, क्या डिफिनेशन? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब ये विशिष्ट चालकता का मान किस पर निर्भर करता है? एक माने इकाई, सेंटीमीटर क्यूब कहने से कोची का बोध हुआ? आयतन का। इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर विशिष्ट चालकता का मान निर्भर करता है। यहां पर बताइए विशिष्ट चालकता से रिलेटेड पहला पॉइंट कि विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। चौथा पॉइंट, विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट पदार्थ के आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अभी बताएं कि जब वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए, तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है। जब आयनों की संख्या घटेगा तो विशिष्ट चालकता भी घटेगा। कब? जब विलयन को तनु बनाएंगे तब। याद हुआ? यानी क्या देखें आप, बताइए हमको कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को अगर हम तनु बनाते हैं तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटेगा और इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर विशिष्ट चालकता का मान निर्भर करता है। इससे स्पष्ट होता है कि विलयन को तनु बनाएंगे तो विशिष्ट चालकता भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आए? एक बार और रिप्रेजेंट किया जाए। पहला विशिष्ट चालकता के बारे में कि विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाया जाता है। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। तीसरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चौथा, विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट पदार्थ के आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। पांचवा, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक यानी वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान घटता है, क्योंकि विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। और यदि विलयन को तनु बनाया जाता है तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को यदि तनु बनाया जाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान घटता है। चलिए आगे वास्तव टॉपिक पर गौर करें। तो बाबू आइए विशिष्ट चालकता के बारे में पहला पॉइंट देखा जाए। विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट प्रतिरोध का
विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होता है तीसरा पॉइंट 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चौथा पॉइंट विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट देखिए, यदि वैद्युत अपघट पदार्थ न कह के इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ है, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को अणु बनाया जाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान घटता है। नोट में एक बात समझा जाए कि अगर विलयन को हम तनु बनाते हैं तो उसका मान घटता है। तनु बनाएंगे माने जितना गुना हम तनु बनाएंगे उतना ही गुना उसका मान घटेगा। अगर विलयन को के गुना तनु बनाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान के गुना घट जाता है। अगर विलयन को हम 9 गुना तनु बनाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान 9 गुना घट जाता है। माने जितना गुना तनु बनाएंगे उतना ही गुना विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। नोट में देखिए, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को के गुना तनु बनाया जाए तो
उत्पन्न विशिष्ट चालकता, तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता के गुना घट जाता है, घट जाता है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को के गुना तनु बनाया जाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता के गुना घट जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ के विलयन को 9 गुना तनु बनाया जाए तो उत्पन्न विशिष्ट चालकता का मान 9 गुना घट जाता है। अब आइए विशिष्ट चालकता के बारे में और आगे बात करते हैं। तो हाँ बाबू, विशिष्ट चालकता के बारे में और कुछ समझा जाए। अभी हम बताएं कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या बाबू? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अर्थात तो इस सेंटेंस के आधार पर हम विशिष्ट चालकता बराबर क्या लिखेंगे, समझिए बड़े से। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब कि विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। जैसे 2 का उल्टा 1/2, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा 1/1 विशिष्ट प्रतिरोध, यह समझा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता को कोचि से कप्पा से 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को कोचि से रो से, यानी कप्पा बराबर हो गया 1/ρ आई। ये आपका फॉर्मूला निकला, कप्पा बराबर 1/ρ। अब आई पिछले क्लास में बताएं कि रो बराबर होता R/A/A। रो बराबर R/A/A। अब यहां से आइए, कप्पा 1/ρ का मान दे दीजिए RA/A। अब आइए बटा का चिन्ह यहाँ देखिए बाबू क्या होगा, कप्पा बराबर ए ऊपर चल जाएगा तो L/R/A। यही आपका फॉर्मूला हो गया कप्पा। कप्पा माने विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता बराबर L/R/A। चलिए देखिए, जहां कप्पा मीन्स हो गया विशिष्ट चालकता, स्मॉल l मतलब बोलो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। कैपिटल R का मतलब हो गया उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न प्रतिरोध। A का मतलब हो गया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी आपका कप्पा बराबर क्या होगा L/R/A। कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता, L का मतलब चालक तार की लंबाई, R का मतलब उत्पन्न प्रतिरोध, A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी विशिष्ट चालकता का परिभाषा बताएं, उसकी फार्मूला बताएं। अब हम गौर करते उसकी मात्रक पर।
तो मात्रक मुख्य रूप से दो रूप में होता है, एगो एसआई मात्रक और एगो सीजीएस मात्रक। तो आइए उसकी मात्रक पर गौर करते हैं। विशिष्ट चालकता का इकाई, तो इकाई होता है दो रूप में। चलिए पहला रूप देखिए, एसआई के रूप में, एसआई के रूप में। आइए विशिष्ट चालकता का मात्रक एसआई के रूप में। तो अभी बताए हम विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। और आपको याद होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम इंटू मीटर, यानी इसके मात्रक को हम पुट कर देंगे तो विशिष्ट चालकता का मात्रक निकल जाए। आइए 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। कैलकुलेशन करते हैं, ओम को ऊपर ले जाइए, ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको पढ़ेंगे प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर, यानी विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर होता है। अब चलिए सीजीएस के रूप में, सीजीएस के रूप में चलिए तो क्या देखें, विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। तो बताइए बउआ कि सीजीएस के रूप में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर। पुट करते हैं, ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम ऊपर जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा इस तरह से लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कोची प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। चलिए तो याद हो गया होगा कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर और विशिष्ट चालकता का सीजीएस मात्रा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। एक बार और सुना जाए, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर और सीजीएस मात्रा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। अब आगे बात विशिष्ट चालकता से रिलेटेड आगे बात पर गौर करते हैं। विशिष्ट चालकता से रिलेटेड आगे बातों पर गौर करते हैं। अभी बताएं कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आइए इसे कैलकुलेशन करते हैं तो बट्टा इसको हम लिख सकते हैं 1, तो तिरछा तिरछी गुना विशिष्ट चालकता गुने विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1। यानी यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 1 होता है। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 1 होता है। आइए पहले पॉइंट देखिए बाबू, जब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता घटेगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बीच क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं
और विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसके पहले क्लास में बताते चालकता के बारे में, तो जो चालकता का गुण होगा वही विशिष्ट चालकता का गुण होगा, कहीं कहीं पर डिफरेंट होता है। चलिए आइए बताइए, पहला पॉइंट विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। दूसरा पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। तीसरा पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। चौथा पॉइंट विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। पहला पॉइंट क्या पढ़ेगा? विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। दूसरा पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। अगला पॉइंट विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। लास्ट पॉइंट चौथा विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपका 4 पॉइंट था विशिष्ट चालकता से रिलेटेड। विशिष्ट चालकता के बारे में आपको इतना ही नॉलेज रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए तो अगर आप अच्छा से समझ गए होंगे तो अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखिए। देखो बाबू, विशिष्ट चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है? इस क्वेश्चन को कई रूप में पूछ सकता है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, या विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, या विशिष्ट चालकता को अपने शब्दों में वर्णन करें, या विशिष्ट चालकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। जो भी आए सबका आंसर एक होगा। तो आइए आंसर इसका लिखते हैं। क्या आंसर? पहले एक बार सुन लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है इसको कप्पा से दर्शाया जाता है। इसका मान माने विशिष्ट चालकता का मान, इसका मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है।
इसका इकाई प्रति ओम, प्रति मीटर या प्रति ओम या प्रति सेंटीमीटर होता है। अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। इतना ही लिख सकते इसका आंसर। क्या हुआ आंसर? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसको माने विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कप्पा, से दर्शाया जाता है। इसका इकाई प्रति ओम, प्रति मीटर या प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध ये आपका फॉर्मूला है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप इतना ही जवाब दे सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता पर तन्यता का
क्या प्रभाव पड़ता है? विशिष्ट चालकता पर तनुता, तनुता माने तन, तनुता बना है तनु से, जिसका मतलब होता है पतला। तो अभी ये इस क्लास में शुरू में बताए थे कि यदि वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो उसके इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाता है और विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन को तनु बनाया जाए तो विशिष्ट चालकता का मान घटता है। इस आधार पर विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है। एक बार आप समझ है कि विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और यदि विलयन को तनु बनाया जाए तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है। अर्थात विलयन के तनु बनाने से विशिष्ट चालकता का मान घटता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं या इस प्रकार से विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है। याद हुआ बाबू क्या चीज? फिर एक बार समझा जाए। इसका आंसर लिखिए, देखिए आंसर विशिष्ट चालकता का मान इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और विलयन को तनु बनाने से इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटता है। यानी तनु बनाने से विशिष्ट चालकता का मान घटता है। इस प्रकार से विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास समाप्त किया जाता है और फिर अगला क्लास में हम उससे टॉपिक पर गौर करेंगे।